हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41। एक लड़का अपना दोनों हाथ ऊपर उठकर वेव कर रहा था। उसके चेहरे पर और प्यारी सी स्माइल थी। उसके चारों तरफ बहुत ही भीड़ कटी हुई थी और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, रुद्रा। सभी एक्साइटेड होकर रुद्र का नाम ले रहे थे और उसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां उम्री भर रुद्र की बहुत बड़ी फैन हो। और ऐसा था, अभी वो सभी रुद्र के डाई हार्ड फन थे। रुद्र भी बीच बीच में अपने फैन से हाथ मिला रहा था और कभी कभी किसी के साथ सेल्फी ले रहा था तो किसी को अपनी ऑटोग्राफ दे रहा था। अब जान लेते हैं हमारी कहानी के हीरो रुद्र के बारे में। रुद्र ये बहुत ही बहरे एक्टर थे। ये हर फिल्म में हीरो का रोल करते थे और उनकी कही गई हर एक डायलॉग सबके जुबान पर रेट जाया करती थी। इन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी जगह फिल्मों की दुनिया में बना ली थी। इनकी हर एक फिल्म सुपरहिट जाती थी, जिस कारण सभी डायरेक्टर्स इन्हें अपने फिल्म में लेने के लिए उनके मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। रुद्र, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, उनकी आइस कलर ब्लू थी, जिस कारण उनका हैंडसम लोग और भी ज्यादा निखर के आता था। शार्प जो लाइन और एक प्यारी सी तीखी नाक, पतले होंठ, 6.5 फीट हाइट, गोरा रंग, 8 पैक सेप्स, ओवरऑल पर्सनैलिटी किसी ग्रीक गॉड से काम नहीं। रुद्र ऐसे ही अपने हाथ को हिलाते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और बाहर उसके जितने भी फंस थे वो सब उसके नाम की शूटिंग कर रहे थे। अंदर जाने के बाद वो सीधे लिफ्ट में जाता है। फिर वो एक डायरेक्टर के केबिन में आता है जो कि 26th फ्लोर पर था। डायरेक्टर रुद्र को देखकर स्माइल करता है और उसे सोफ पर बैठने को कहता है। रुद्र भी डायरेक्ट से हाथ मिलाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एक नई पिक्चर का, जिसमें रुद्र हमेशा की तरह हीरो का रोल कर रहा था। और इसी के साथ वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं। तभी एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 50-55 होगा, वो बिना केबिन का दरवाजा नोक ही अंदर आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो औरत द डायरेक्टर के सामने आकर बिना इस बात पर ध्यान दिए कि रुद्र भी वहीं पर है, वो डायरेक्टर पर थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, राघव, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं इतनी दिन से उस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश कर हूँ, पर अब तक मुझे रिजल्ट सही नहीं मिले। वो औरत के पहनावे से ऐसा लग रहा था कि वो किसी लैब से आई है, क्योंकि उसने वाइट कोट पहना हुआ था और उसके हाथों में ग्लव्स था और उसके को पर कहीं कहीं कुछ निशान बने हुए थे, जैसे लग रहा था कि कोई केमिकल उसके कोट पर गिरा हो। उसने अपने बाल बंधे हुए थे और आंखों पर एक मोटा चश्मा चढ़ाए हुआ था। उसे औरत को देखकर राघव उठता है और उसे शांत करते हुए कहता है, क्यों, क्या रही हो पल्लवी, जस्ट रिलैक्स। तुम अगर ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहोगी तो अगर कुछ होने वाला होगा तब भी नहीं होगा, इसलिए अपने दिमाग को शांत करके रखो। और फिर राघव रुद्र के तरफ पल्लवी का ध्यान करते हुए कहता है, वेल, तुम्हें तो टीवी देखने की फुर्सत मिलती नहीं है, पर फिर भी उनसे मिलो। ये है रुद्र, आजकल के फिल्म इंडस्ट्री की हीरो है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाह रहा है। पल्लवी जैसे ही रुद्र को देखते हैं उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पल्लवी की आंख रुद्र के आंख से जा मिली थी और उन आंखों को देखकर पल्लवी को किसी की याद आती है। पल्लवी सॉफ्ट में खड़ी ही थी कि राघव पल्लवी के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, क्या सोच रही है आप पल्लवी? पल्लवी होश में आती है और रुद्र की तरफ एक फीकी से स्माइल देती है और अपना एक हाथ बढ़ाकर कहती है, हेलो मिस्टर रुद्र। रुद्र भी अपना एक हाथ आगे कर कर पल्लवी से हाथ मिलाता है और फीकी से स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि पल्लवी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। रुद्र एक एक्टर था, जिस कारण उसे पता चल जाता था कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन सही मायने में उससे मिलकर खुश है, और वो पल्लवी को देखकर समझ गया था कि पल्लवी जबरदस्ती स्माइल कर रही है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तभी पल्लवी को इंट्रोड्यूस करते हुए राघव कहता है, रुद्र, ये है मेरी बहन पल्लवी।
तुमने उनके बारे में सुना होगा, ये बहुत ही गरीब रिसर्च साइंटिस्ट है। रुद्र भी अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है और इस तरह स्माइल करते हुए कहता है, हाँ इनके बारे में बहुत कुछ सुना है, कभी देखा नहीं है, ये कभी टीवी पर आता ही नहीं है, बस अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर देती है। पल्लवी जब देखी है कि उसके बारे में बात हो रही है तो वो बातों को घुमा देती है और फिर रुद्र से कहती है, रुद्र आपका टाइटल क्या है? मेरा मतलब है आपके पेरेंट्स कौन है? आपके पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे ना आपको इतनी ऊंचाई तक। पल्लवी अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी रुद्र थोड़ा उदासी भरे लहंजे में कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरा मतलब कि मैं की नाथ हूँ। राघव जब देखा है कि माहौल भारी हो रहा है तो वो महल को हल्का करते हुए कुछ मजाक करने लगता है। वही राघव भी पल्लवी के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि कुछ तो बात है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर और बात करने के बाद रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के वहां से जाते हैं पल्लवी राघव की तरफ देखती है और कहती है, राघव आपको पता है यही कौन है? राघव असमैनर्स में पल्लवी को देखने लगता है। पल्लवी चेयर पर बैठी है और अपना सर पकड़ कर कहती है, वो उन्हीं का बच्चा है, आपने उसकी आंखें नहीं देखी, उसकी आंखें बिल्कुल उसी की तरह है। वंदना की बात पर राघव भी रुद्र के आंखों को याद करता है और उसे भी एक झटका सा लगता है और पल्लवी के पास आता है और पल्लवी की हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है और थोड़ा घबराई हुई आवाज में कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम? वो उसका बच्चा कैसे हो सकता है? हमने तो उसे और उसके पूरे फैमिली को उस रात मार डाला था। पल्लवी राघव की तरफ देखकर कहती है, वो मुझे नहीं पता, पर वो उसी का बच्चा है और शायद उसका जिंदा रहना ही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो काम उसके माँ बाप ने अधूरा छोड़ा था अब वो काम ये करेगा। राघव उसकी बात सुनकर कहता है, पर उसे तो इस बारे में पता ही नहीं है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ बाप कौन है, तो उन सब चीजों के बारे में उसे कैसे पता होगा? पल्लवी उसके बात सुनकर कहती है, तब उसे मारना होगा उसी तरह जैसे उसके माँ बाप मरे थे। फिर वो किसी को कॉल करती है। जैसे ही उधर से कॉल पिक होती है, पल्लवी अपनी एविल आवाज में कहती है, रुद्र को हमारे ठिकाने पर ले आओ। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। पल्लवी की बात सुनकर राघव थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, पल्लवी, रुद्र एक बहुत ही फेमस एक्टर है, अगर ऐसे वो गायब होगा तो सभी को शक हो जाएगा। तभी पल्लवी कुछ सोचते हुए कहती है, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो येलो रंग का फ्रॉक पहनी थी, उसकी लेंथ उसके घुटने तक की थी। वो बड़ी ही एटीट्यूड से किसी से लड़ाई कर रही थी। उसके सामने 2-3 लोग अपने कान पकड़कर घुटने के बाल बैठे हुए थे। तभी वो जिस लड़के से लड़ाई कर रही थी उसे भी लाइन में कान पकड़कर उसके भी घुटने के बाल बैठा देती है। फिर अपने हाथ में एक डंडा लेकर सबके तरफ अपनी जल्दी हुई निगाहें से देखते हैं और अपने गुस्से से भरी आवाज में कहती है, तो बताओ मुझे और छेड़ो गए कभी लड़कियों को? तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग हीरो की तरह बंधन के आओगे और लड़कियों को छेड़ोगे? अरे यार, तुम लोगों से अच्छे तो बैलेंस होते हैं, कम से कम उन्हें पहचान में गलती तो नहीं होती है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, अरे यार तू भी कहाँ लग गई? और रही बात हीरो और विलेन की, तो रुद्र जितना हैंडसम हीरो तो हो ही नहीं सकता और ना ही कोई विलन हो सकता है, मुझे तो वो विलन ग्रुप में भी पसंद है। जिस लड़की ने डंडा पकड़ा हुआ था उसने उसे लड़की की बात सुनकर अपनी गर्दन ना में दिला दी। तभी उस लड़की ने थोड़ा चाहते हुए कहा, यशी, तुम्हारी पापा राघव तो रुद्र के साथ एक नई पिक्चर बना रहे हैं ना, क्या तुम मुझे रुद्र से मिलवा सकती हो? फिर वो लड़की यशी के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बार बार प्लीज बोलने लगी। याशी ने जो डंडा पकड़ा हुआ था उसी से उसने उसे लड़की के शोल्डर पर मारा और थोड़ी चिढ़ी हुई आवाज में कहा, बस करो अब नौटंकी, आभा, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। इतना कहकर वो अपना डंडा फेंकती है और वहां से जाने लगती है और उसी के पीछे पीछे उसकी दोस्त आभा भी आने लगती है। याशी अपने मन में ही मुस्कुरा रही थी। वो अपने मन में ही मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सच में रुद्र पापा के साथ काम करने वाले हैं? वाह, तब तो मैं उनसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो दौड़कर अपने घर में बैठ जाती है और उसके पीछे आ रही अभाव से ऐसे भागते हुए देखकर बस देखते ही रह जाती है।
कुछ ही देर में याशी की कार राघव के बिल्डिंग के बाहर रुकी थी। जैसे ही याशी घर से निकलने वाली थी, वैसे ही राघव और पल्लवी दोनों ही एक साथ कहीं अपने घर में बैठकर निकल गया। उन दोनों ने ही याशी पर ध्यान नहीं दिया था। याशी को राघव से बात करनी थी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उन दोनों के पीछे चली गई। एपिसोड 42 राघव का सुकून। अब कहानी शुरू करते हैं। एकांश को जैसे ही पता चला था कि अक्षिता को राघव ले गया है तो उसने अपने असिस्टेंट देव को उसे ढूंढने के लिए कह दिया, जिसे देव अपने पूरे सिर दर्द से खोज रहा था कि अक्षिता कहाँ है। देव अपने केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को थिरका रहा था और उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर था। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद देव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह इस तरह स्माइल करते हुए कहता है, कहा था ना देव से कोई नहीं बच सकता। देव अगर किसी को ढूंढना चाहे तो किसी भी हाल में ढूंढ सकता है, चाहे वह किसी भी बिल में क्यों ना छिपा हो। इतना कहकर वह अपने चेयर से उठता है और अपने केबल से निकलकर एकांश के केबिन में आता है। जल्दीबाजी में उसने डोर को नॉक नहीं किया था और हड़बड़ी में उसके भी में घुस जाता है। देव को इतनी जल्दी में आता देखकर एकांश अभिनव दोनों ही समझ जाते हैं कि जरूर देव को पता लग गया है कि अक्षिता कहाँ है, इसलिए दोनों के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। तभी देव एकांश के टेबल के पास जाता है और अपना लैपटॉप उसके सामने करते हुए कहता है, सर ये देखिए, यह है मैं का लोकेशन। इस लोकेशन के हिसाब से मैं अभी लंदन में है। अक्षिता की रियल लोकेशन जानकर अभिनव और एकांश दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी उसके बगल में बैठ की अश्वी को ही याद आता है कि राघव ने उसे कहा था कि वह उसे लंदन लेकर जाएगा, इसी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। ये सब याद करते हुए वह जोर से चिल्लाकर कहती है, हाँ हाँ वो लंदन में ही है। उस राघव ने यही कहा था जिस वजह से अक्षिता को पैनिक अटैक दिया था। अश्वी की बात सुनकर अभिनव को उसे पर बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसकी बाह को पकड़कर उसे दबाते हुए दांत पीसते हुए कहता है, और तुम हमें अब बता रही हो पूरे 7 मिनट 48 सेकंड हमने वेस्ट किया, उसका क्या? अभिनव के ऐसे दबाने पर उसके आंखों से आंसू आ गए थे। तभी वह अपनी आंखों के ऊपर कर अभिनव की आंखों में देखती है और जैसे ही उसकी और अभिनव की आंखें एक दूसरे से टकराती है, अभिनव उसे छोड़ देता है और अपनी मुट्ठी बंद कर अपनी आंखों को भी कसकर बंद कर लेता है। अभिनव को उसके आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, लेकिन वह जानता था कि यह आंसू उसी के वजह से है। कुछ सेकंड बाद वह अपनी आंखों को खोलना है और अश्वी को अपने गले से लगा लेता है और उसके सर को सहलाते हुए बहुत ही प्यार भरे लहजे में कहता है, तुम जानती हो ना जाना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद है। हमें मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा ओवर कर दिया था, पर मैं क्या करूँ, अक्षिता मेरी बहन है, उसे मैं हर एक चीज से बचा के रखा है। और फिर वह एकांश की तरफ देखा है और कहता है, पहले तो ये राक्षस मेरी बहन की जिंदगी में आ गया और अब एक और राक्षस उसकी जिंदगी में आया। इस राक्षस को तो मैं रोक नहीं पाया, लेकिन उस राक्षस को मैं कुछ भी करके रखूंगा। वही एकांश जब अभिनव के शब्द सुने तो उसकी भावें सिकुड़ गई और वह उसे अपनी जल्दी हुई निगाहों से देखने लगा। अभी भी अभिनव एकांश की आंखों में ही देख रहा था। वह दोनों ही डेविल एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, जैसे एक दूसरे को देखकर ही एक दूसरे को मार डालेंगे। अगर उनके आंखों से बुलेट चलते तो न जाने अब तक उन दोनों के शरीर में कितने छेद हो गए होते। तभी एकांश उस शांति को भंग करते हुए कहता है, मुझे भर भर के गाड़ियां बाद में दे देना, फिलहाल मुझे अपनी स्वीट हार्ट को बचाने जाना है। अगर तुम्हें यही रहना है तो रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर एकांश अपने केबिन से जाने लगता है। उसे देखकर अभिनव अपने आप से ही कहता है, ये सच में एक डेबल है, पता नहीं मेरी बहन इसे कैसे झेलती होगी। इतना कहकर वह अश्वी को अपने से अलग करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, तुम घर जाओ और संभाल के जाना और घर में किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं और एकांश कुछ ही देर में अक्षिता को लेकर आ जाएंगे। इतना कहकर वह उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर एक क्विक किस उसके लिप पकड़ कर वह भी एकांश के पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद एकांश और अभिनव दोनों ही अपने ऑफिस के बिल्डिंग के टेरेस पर थे। वहां बहुत तेज हवा चल रही थी
और उनके सामने एक चौपा खड़ा था जो कि उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। एकांश, अभिनव और देव तीनों ही उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में वह हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ने लगता है। वह दूसरी तरफ लंदन में अक्षता अपने रूम में ही इधर से उधर टहल रही थी और अपने हाथों को एक दूसरे से मिल रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखे जा सकती थी। जहां यहाँ इंडिया में रात का पहरा दस्तक दे दिया था, वही वहां लंदन में सुबह होने को आई थी। इस बीच अक्षता एक पर भी शांति से बैठ नहीं पाई थी। हाँ, वह थोड़ा थोड़ा आराम कर लेती थी और कुछ खा भी लेती थी, सिर्फ ये सोचकर कि उसके बच्चे को कुछ ना हो। वो बार बार खिड़की की तरफ जाती और आकाश को देखते, जैसे मानो वह आकाश से पूछ रही हो कि क्या एकांश से खोजने के लिए यहाँ आ रहे हैं। पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और इधर से उधर वह फिर से घूमने लगती। तभी वो बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में ही सोचती है, हे कान्हा जी, प्लीज एकांश को मेरे पास भेज दीजिए। मैं इस सॉन्ग की राघव के पास नहीं रह सकती। मैं एकांश जी की हूँ और उन्हीं की रहना चाहती हूँ। फिर अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, बच्चा चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी तुम्हारे पापा के पास होंगे। तुम्हारे पापा ना तुम्हें कुछ होने देंगे और नहीं तुम्हारी माँ को कुछ होने देंगे। ऐसे ही सोचते सोचते वह बेड पर लेट जाती है और ज्यादा थके होने के कारण वह ऐसे ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव के रूम में राघव का भी कुछ कुछ अक्षता तरह सही हाल था। उसने भी पूरी रात जग के बिताई थी, लेकिन वह खुशी के कारण सो नहीं पा रहा था। वह खुश था कि उसकी मोहब्बत उसके पास आ गई है। वो चिक चिक कर सबको बताना चाहता था कि उसने अंडरवर्ल्ड के बादशाह डबल ए को हरा दिया है। वह अभी अपने बालकनी में करा था, उसने केवल एक ट्राउजर पहना था, उसने अपने अपर बॉडी पर कुछ नहीं कहना था, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट विजिबल हो रही थी। देखने में राघव भी काम नहीं था, वह भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था और वह अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए था और दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर उसके कस ले रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तभी उसे एक कॉल आता है। वह बिना सोचे समझे उस कॉल को उठा लेता है। उसकी कॉल की उठते ही दूसरे तरफ से एक डेंजरस टोन सुनाई देती है। दूसरे तरफ कोई और नहीं बल्कि एकांशी ही था, जो कि अपनी डेंजरस टोन में कहता है, गलती तो तुमने कर दिया, अब उसका रिजल्ट भी भुगतने के लिए तैयार रहना। उसके बाद पर राघव कहता है, एकांश ओबरॉय, अपने आप को समझते क्या हो कि तुम हमेशा ही जीत जाओगे? नहीं एकांश ओबरॉय उर्फ डबल ए, तुम हमेशा नहीं जीत सकते। इस बार जीत मेरी हुई है और इस चीज को तुम भी नहीं झुठला सकते। तुम्हारी सबसे कीमती चीज मेरे पास है और अब वह मेरी बनके ही रहेगी। इतना कहकर राघव हंसने लगता है। उसकी हंसी हमेशा की तरह बहुत ही डरावनी थी, पर एकांश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एकांश उसी तरह अपनी डेंजरस टोन में कहा, रावण के जैसे हंस रहे हो और काम भी बिल्कुल रावण जैसे किए हो। याद है ना, जब सीता माँ को रावण उठा ले गया था तो राम ने उसका वध कर दिया था। अब तेरी बारी है, तुमने भी मेरी सीता को उठा लिया है, मैं भी तुम्हारा एकदम रावण जैसा ही अंत करूंगा। इंतजार कर मेरा, मैं आ रहा हूँ अपनी सीता को लेने। इतना कहकर एकांश कॉल कट कर देता है। वही राघव एकांश की बातें सुनकर गुस्से से ज्वालामुखी बन जाता है और उसके हाथ में पड़ा वाइन का गिलास उसके हाथों में ही टूट जाता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है, पर उसे उस दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। उसे तो बस अक्षता दिख रही थी और एकांश की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तभी वह अपने गुस्से भरे लहजे में दांत पीसते हुए कहता है, एकांश ओबरॉय, नहीं नहीं डबल ए, इस बार तुम नहीं जीत पाओगे, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। ये सतयुग नहीं कलयुग है, इस युग में रावण जीतेगा, यानी कि मैं जीतूंगा, तू नहीं। फिर अपने हाथों को देखा है जिसमें से बेतहासा खून बह रहा था। वो उसे देखते हुए कहता है, अक्षता सिर्फ और सिर्फ मेरी है, भले ही तुमने उसे मुझसे पहले पलिया, पर अब वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम उसे चाहकर भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। इतना कहकर वह अपने रूम से निकल जाता है और अक्षता के रूम के आगे खड़ा हो जाता है। अक्षता ने अपने डोर को अंदर से लॉक किया हुआ था। पहले तो राघव उसके डोर को खोलने की कोशिश करता है, जब उसे नहीं खुलता तब वह अपने स्टडी रूम में चला जाता है।
और वहां से उस रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर अक्षता का रूम का डोर खोल देता है। और जैसे ही वह अपना पहला कदम उस रूम में रखता है, उसकी आंखों में सुकून आ जाता है और उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो उसी तरह अक्षता के करीब आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। अक्षता गहरी नींद में सोई हुई थी, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि राघव उसके पास आ गया है। और जैसे ही राघव उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे करता है, तो अपने हाथ में लगे खून को देखकर वह अपना हाथ को पीछे कर लेता है और उसी तरह देखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो जान, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा, तुम मेरी सुकून हो जिसे मैं हर हाल में अपने पास रखूंगा। फिर वो वहां से उठ जाता है और रूम बाहर जाने लगता है। गेट के पास पहुंचकर वह पीछे मुड़कर देखा है और उसी तरह मुस्कुराते हुए कहता है, जिस सुकून के पीछे मैं इतने सालों से था, वह सुकून तुम्हें अब चाहे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, तुम्हें अपने पास रखूंगा। और फिर गहरी सांस लेता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर तुम नहीं रहोगी मेरे पास तो मेरा सुकून भी मुझसे खफा हो जाएगा और बिना सुकून के मैं क्या ही करूंगा। जिंदा रहने के लिए सुकून जरूरी होता है, ना जाने लोग सुकून को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, दिन रात काम करते हैं ताकि वह पैसे कमा सके, उस पैसे से सुकून को खरीद सके। पर शायद उन्हें वह सुकून मिलता होगा, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चल गया पैसों से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, वह तो एहसास है जो किसी के आने से होता है और मुझे तुम्हारे आने से हुआ है। इतना कहकर वह बिना वक्त गवाए उसके रूम से निकल जाता है और अपने रूम में आ जाता है। एपिसोड 43 राघव दुश्मन है या दोस्त। एकांश लंदन पहुंच चुका था और रात का अंधेरा भी छट चुका था और सुबह की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थी। वहीं जब अक्षता के चेहरे पर खिड़की से छान के आती सूरज की किरणें जब उस पर पड़ी, तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते वक्त तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, शायद वो कुछ ऐसा सपना में देख रही थी जिसके कारण उसके होठों पर मुस्कान थी। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खुली और अपने आसपास देखा, तब उसकी होठों की मुस्कान कहीं गायब हो गई। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद जब अपने वॉशरूम से वो बाहर आई, तब उसने फर्श पर खून देखा। उस खून को देखकर वो चौंक गई। उसके बाद वो अपने आप को अच्छे से चेक करने लगी कि कहीं ये ब्लीडिंग उससे तो नहीं हो रही, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई, या फिर कहीं उसे पीरियड्स तो नहीं है। हालांकि उसे पीरियड्स नहीं आने थे क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी था। जब उसने खुद को अच्छे से चेक कर लिया, तब उसने राहत की सांस ली। फिर उसे ब्लड को देखते हुए खुद से ही कहा, ये ब्लड यहाँ क्या कर रहा है, मुझे तो चोट नहीं आई, फिर यह ब्लड किसका है। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं कोई दरवाजा खोल के उसके रूम में आया तो नहीं था, और इसीलिए वह दरवाजे के पास चली गई। जब उसने चेक किया तो दरवाजा लॉक था। असल में राघव उसके रूम से जाने के बाद उसने फिर से बाहर से चाबी लगाकर उसे डोर को अच्छे से बंद कर दिया था, ताकि उसके रूम में कोई और न घुस सके। इसी वजह से अक्षता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्षता इसी सोच में घूम थी कि तभी रूम का डोर नॉक होता है। खटखटाना की आवाज सुनकर अक्षता अपने सोच से बाहर आती है और रूम का डोर खोलती है। जैसे ही वह रूम का डोर खोलती है, उसके सामने राघव खड़ा मिलता है। राघव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था और यही मुस्कुराहट अक्षता को चुप रही थी। तभी राघव अक्षता से अपने प्यार भरे लहजे में पूछता है, तुम्हें नींद तो अच्छी सी आई ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दो, मैं बेड चेंज कर दूंगा, अगर तुम्हें इस रूम में नींद नहीं आ रही है तो मैं रूम भी तुम्हारा चेंज कर दूंगा, ये पूरा का पूरा मेंशन सिर्फ तुम्हारा ही तो है, तुम जिस भी रूम में कहोगी मैं तुम्हें उस रूम में शिफ्ट कर दूंगा। अक्षता उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घर रही थी, उसे राघव और ना ही राघव की बातें अच्छी लग रही थी। तभी उसकी नजर राघव के हाथ में जाती है जिस पर पट्टी बंधी थी, और अक्षता उसके हाथ को देखकर चौंक जाती है। फिर उसके हाथ की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी और कब लगी। उसकी बात पर राघव खुश हो जाता है, उसे लगता है कि अक्षता उसकी चिंता कर रही है। यही सोचकर वह खुशी से अक्षता की तरफ देखा है और कहता है,
ये तो छोटी मोटी चोट है, इससे भी कहीं ज्यादा चोटें मुझे पहले भी लग चुकी है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरी चिंता की। उसकी बात पर पूर्णविराम लगाते हुए अक्षता कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, मैं तुमसे बस इसलिए पूछ रही हूँ। फिर अपने दोनों हाथ चेस्ट पर बांधकर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर कर राघव से पूछता है, क्या कल रात तुम मेरे रूम में आए थे बिना मेरी परमिशन के, और 1 मिनट तुम मेरे रूम में आए कैसे? मैं तो अपने रूम को अच्छे से लॉक करके सोई थी। उसके बाद पर राघव हर बार आ जाता है और अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। तभी अक्षता उसे फिर से सवाल करती है, मैं तुमसे कुछ पूछा है, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुमने अपना वादा तोड़ दिया? क्या मेरे परमिशन के बिना ही तुम मेरे रूम में आ गए, और तुम मेरे रूम में आए कैसे? अक्षता का गुस्सा भरा आवाज सुनकर राघव गहरी सांस लेता है और अक्षता को समझने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो अक्षता, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं आया था तुम्हारे रूम में, एक्चुअली यह मेरा घर है, यहाँ के हर कमरे की चाबी है मेरे पास, जिसकी हेल्प से मैं तुम्हारे रूम में आया था। फिर अपना सर नीचे कर कर गिल्ट भारी आवाज में कहता है, अक्षता, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, तुम्हारे परमिशन के बिना मुझे तुम्हारे रूम में नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्या करता, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था जिसमें वह एकांश तुझे नहीं मुझसे दूर ले जा रहा था, जैसे देखकर जैसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें एक बार देखने के लिए तुम्हारे रूम में आ गया, पर यकीन मानो मैंने तुम्हें टच तक नहीं किया। फिर अपने हाथ को तरफ देखकर कहता है, और यह चोट मैं खुद से लगाई थी, जब मुझे वह सपना आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए खुद को चोट पहुंचा ली, और तभी मुझे रहा नहीं गया, तब मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे रूम में आ गया। अक्षता राघव की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गई थी, क्योंकि उसे भी एहसास था कि राघव ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। पर अपने गुस्से को अपने चेहरे पर दिखाते हुए इस तरह उसी भारी आवाज में कहती है, देखो राघव, मैं नहीं जानती कि तुमने कैसा सपना देखा और क्या देखा, पर यह सच है कि एकांश बहुत जल्द मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। फिर थोड़ी नॉर्मल होकर कहती है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी शादी हो चुकी है और मैं एकांश के साथ खुश हूँ। एकांश भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वह मुझे तुम्हारे पास कभी नहीं रहने देंगे, और न ही मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। फिर उसे थोड़ा समझते हुए कहती है, राघव, प्यार कभी भी जीना या फिर हथियार नहीं जाता, वह तो पाया जाता है। और अगर तुम प्यार पाने के लिए जबरदस्ती करोगी तो वह प्यार नहीं बल्कि नफरत होगा जो तुम्हें मिलेगा, जैसे कि मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। अक्षता की बात सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अक्षता की तरफ देखकर कहता है, पर मेरा क्या, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है, फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती, और तुम एकांश के पास क्यों जाना चाहती हो? जो चीज एकांश तुम्हें दे सकता है वह हर एक चीज मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। उसकी बात पर अक्षता थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, राघव, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी चीज के लिए तुम्हारे ये राघव को चुन, तो जिस तरह तुम्हारा दिल मुझे प्यार करने लगा है, इस तरह मैं भी एकांश से सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, और मैं उनकी हूँ, जिस कारण मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। और रही बात और किसी चीज की, तो प्यार आजादी देता है, खुला आसमान देता है, उड़ने के लिए पंख भी देता है, जो कि एकांश ने मुझे दिया है। और तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो, सबके आंखों से बचा के रखना चाहते हो। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? राघव उसकी बात सुनकर तुरंत कहता है, अच्छा ठीक है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें आजादी चाहिए ना, तो मैं आजाद रहना, तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है, जैसे करना है, सब करना, लेकिन प्लीज मेरे साथ रहो। उसकी बात पर अक्षता गहरी सांस लेती है और कहती है, फिर वही बात राघव, मैंने कहा कि मैं एकांश से प्यार करती हूँ और एकांश भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे पास रहकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। क्या तुम मुझे उदास देखना चाहते हो? ये कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम मुझे उदास देखना चाहते हो? फिर कुछ देर रुक कर कहती है, तुम्हें पता है राघव, अगर तुम्हारी जगह एकांश होते और उन्हें ये पता होता कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तो वह बिना कुछ सोचे समझे वह मुझे तुम्हारे पास छोड़ देते, क्योंकि वह मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं और वह मुझे खुश देखना चाहते हैं, ना कि अपने साथ देखना चाहते हैं। प्यार का मतलब ही होता है कुर्बानी, जरूरी नहीं कि सबको सबका प्यार मिले। उसके बाद पर राघव कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है।
तभी उसके घर में कई सारे लोग घुस जाते हैं और उन सब के हाथों में गन थी और उन सब ने ब्लैक रंग के कपड़े पहने थे और सबकी ड्रेस पर एक लोगो लगा हुआ था जिस पर लिखा था AA। मेहता साहब ताकि एकांश अक्षता को बचाने के लिए आ चुका था और राघव के सारे गार्डों को खत्म कर चुका था। तभी एकांश बहुत ही स्टाइल से वहां आता है और उसके पीछे पीछे अभिनव और देव भी आता है। इस वक्त एकांश का और बहुत ही खतरनाक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई नर्क का देवता खुद धरती पर आ गया हूं और अपनी हैवानियत दिखाने के लिए तैयार हो। अक्षता एकांश और अभिनव को देखकर खुश हो जाती है। अक्षता और राघव अपने फर्स्ट फ्लोर पर थे और एकांश, अभिनव और देव नीचे हॉल में थे, लेकिन उनकी नजरें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ही थी। तभी अक्षता बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और अभिनव के गले लग जाती है। पहले ही अभिनव के आगे एकांश खड़ा था, पर मुसीबत के टाइम में अपने भाई को सबसे पहले खोजती है और भाई को देखकर उसके पास ही दौड़ती है। वही एकांश ने जब अक्षता को अपने पास न आता देखकर अपने पीछे अभिनव के पास ज्यादा देखा तो उसे अभिनव पर भी बहुत गुस्सा आने लगा और वह अपनी जलती हुई निगाहों से अभिनव को देखने लगा। वही अभिनव अक्षता को अपने सीने से लगाए उसके सर को सहला रहा था। वही जब देव की नजर एकांश पर और उसके बाद अभिनव और अक्षता पर पड़ती है तब वह अपने गले को अपने थूक से गिला करता है और खुद से ही कहता है, एकांश तो इतने गुस्से में दिख रहे हैं। अरे अक्षता माम आपको एकांश करके गले लगा था, ना कि अभिनव सर के। अभिनव सर तो आपको एकांश के गले लगाते गुस्सा नहीं करते, पर एकांश सर का गुस्सा उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तभी उनके सामने राघव आ जाता है। उसने भी अपने हाथों में गन लिए थे। राघव को देखकर अभिनव अक्षता को खुद से अलग करता है और एकांश भी राघव को देखने लगता है। फिर राघव अक्षता की तरफ देखा है और फिकी स्माइल कर कर कहता है, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है अक्षता। कहते हैं प्यार में बहुत ताकत होती है, वो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन शायद मेरा प्यार इतना ताकतवर नहीं है। इस जन्म में तो मैं तुम्हें एकांश के साथ जाने दे रहा हूँ, पर वादा करता हूँ अगले जन्म में तुम्हें मैं अपना ही बनाऊंगा। फिर एकांश की तरफ देखकर उसके सर पर गन पॉइंट करते हुए करता है, पता है एकांश मैं तुझे डरा नहीं हूँ और ना ही तुझे हर हूँ। राघव के एकांश पर गन पॉइंट करते हैं उनके दांत और अभिनव सब ने राघव के ऊपर अपने गन पॉइंट्स कर दिए थे। राघव अपने अगल बगल देखा है जहां पर उसे चारों तरफ से गन के पॉइंट पर रखा गया था। ये सब देखकर वह अपने होठों को तेरा कर कर मुस्कुराता है। फिर एकांश को देखते हुए उसके आंखों में आंखें डालकर कहता है, पता है तुझे मैं चाहूं तो तुझे यही मार सकता हूँ। मेरी एक बुलेट तुम्हारी जान ले लेगी और मेरे बुलेट चलाने के बाद ही यह सब मुझे मारेंगे, मतलब अगर मैं मर भी गया तो तुझे मार के मरोगे। और भले ही मैं मर जाऊं लेकिन चारों तरफ ये भी पता चल जाएगा कि मैं तुझे मारा है और जीत मेरी होगी। राघव अभी कहीं रहा था कि बीच में ही एकांश उसे रोकते हुए कहता है, अगर यही बात है तो चलाओ गोली और मार दो मुझे। फिर तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, तू मुझे कभी नहीं मार सकता क्योंकि तू खुद मरने से डरता है। फिर उसके आंखों में आंख डालकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए एकांश कहता है, एक समय था जब तू और मैं मिलकर ना जाने क्या क्या नहीं किया करते थे। हमारी दोस्ती पूरे अंडरवर्ल्ड में फेमस थी, पर तेरी गद्दारी ने मुझे तोड़ के रख दिया। फिर थोड़ी मुझे आवाज में कहता है, अच्छा ही हुआ कि दोस्ती टूट गई, वरना मेरा दोस्त मेरी ही बीवी पर गंदी नजर रखना तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कम से कम मेरा दुश्मन है तू, इस चीज को डाइजेस्ट कर ले रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना अगर दोस्त होता तो शायद मेरे हाथ कैपते ये सोचकर कि मैं अपने दोस्त को ही मार रहा हूँ। फिर थोड़ी देर रुकता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों नहीं मार रहा है? क्या अभी भी तेरे हाथ कांप रहे मुझे करने में, जैसे सालों पहले कहाँ पर थे और तेरा निशान चुक गया था? राघव को एकांश की बातों से गुस्सा आता है और वह उसके सर से बुलेट हटाकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम भी अच्छे से जानता है कि मेरा निशाना कभी नहीं चुकता। उस दिन इसलिए चुका था क्योंकि मेरा निशाना तू था ही नहीं, वह निशान मैंने जानबूझकर चुकाया था।
फिर तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, और रही बात अक्षता की तो मैं बता दूं कि हाँ, मुझे अक्षता से मोहब्बत हो गई है। लेकिन आज अक्षता ने मुझे बता दिया कि मोहब्बत का असली अर्थ क्या होता है। और इसीलिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, वरना मैं तुझे मार सकता हूँ, ये बात तू भी अच्छे से जानता है। और तू ये भी अच्छे से जानता है कि तू अंडरवर्ल्ड का किंग है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से। और फिर अपने अगल बगल बॉडीगार्ड को देखकर कहता है, अपने इन नमूनों को यहाँ से ले जा, तू भी जानता है कि अगर मैं चाह लेता तो तुम मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाता। क्योंकि मैं तेरे साथ न जाने कितने वक्त से था, तेरी हर एक चाल, हर एक खूबी, हर एक बुराई, हर एक चीज के बारे में मुझे पता है, तो कब कौन सा कम कैसे उठता है ये भी मुझे पता है। इतना कहकर वह जाने लगा। वही अभिनव, अक्षता और देव तीनों ही राघव की ये सारी बातें सुनकर अपनी आंखें बड़ी की है और अपने मुंह खोले राघव को देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि राघव दुश्मन है या दोस्त। एपिसोड 44, राघव की शर्त। राघव की बात सुनकर जहां एक तरफ एकांश को गुस्सा आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी सोच में पड़े हुए थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। लेकिन अभिनव बिल्कुल शांत करा था, जैसे उसे पता हो कि यह सब हो क्या रहा है। जब एकांश से रहा नहीं जाता, तब वो आगे बढ़कर एक पांच राघव के मुंह पर मार देता है। राघव इसके लिए तैयार नहीं था, इसी वजह से उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है। राघव अपना चेहरा ऊपर कर कर एकांश को देखा है और फिर उसका कॉलर पकड़ कर अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं कुछ कर नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि तू जो चाहेगा वह करेगा। फिर उसके कॉलर को दूर झांकते हुए कहता है, यह मत भूल कर तू अभी मेरे घर में है और मैं तेरी कमजोरी भी अच्छे से जानता हूँ और ताकत भी, और दुनिया में सबसे खतरनाक वही होता है जो ताकत और कमजोरी दोनों ही जानता हूँ, और मैं तेरा सब जानता हूँ। उसके बाद पर एकांश भी रोब से कहता है, अच्छे से जानता है कि तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, इसीलिए तो इतने सालों से अलग था तुझे, और अब तुम मेरी बीवी पर नजर रखना छोड़ दे, वरना तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। इतना कहकर वह पीछे मुड़कर जाने लगता है और जैसे ही वह अक्षता के पास पहुंचता है, तभी उसे राघव की आवाज आती है, ले जाना चाहता है इसे तो ले जाओ, पर तू भी जानता है कि इस पर किसकी मर्डर का इल्जाम लगा है। उसकी बात पर एकांश उसके तरफ मुड़ता है और कहता है, हाँ जानता हूँ, यहाँ का पॉलिटिशियन है वो, पर वह लड़कियों के साथ गलत कर रहा था। ऐसे तो अक्षता ने उसे नहीं मारा है, पर अगर हमारा होता भी ना तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। जो इंसान लड़कियों की इज्जत नहीं करता, उस इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद पर राघव हंसता है और कहता है, डायलॉग बाजी अच्छी कर लेते हो एकांश, पर यह बात तुम भी जानते हो कि उनका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। माना कि तुम भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हारा दबदबा अंडरवर्ल्ड में है और उनका दबदबा पूरे लंदन में, जिस कारण इंडियन पॉलिटिशियन भी उसका साथ देते हैं, जिस कारण इंडिया में भी एक तरह से उसका दबदबा है। उसकी बात सुनकर एकांश कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पास किस चीज का कोई सॉल्यूशन है। अगर उन लोग नहीं माने तो मैं उन लोगों की जान भी ले सकता हूँ, ये भी तुम जानते हो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। मुझे अगर किसी से फर्क पड़ता है तो वह है अक्षता और मेरा बच्चा। तभी राघव कुछ कहने को होता है कि उससे पहले ही अभिनव कहता है, एक सेकंड एक सेकंड राघव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम अक्षता को इनोसेंट साबित कर सकते हो। उसके बाद पर राघव अभिनव को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और कहता है, ग्रेट, मुझे नहीं पता था कि मेरा जिगरी यार मुझे समझ नहीं पाएगा, पर मेरे जिगरी यार का साला मुझे समझ जाएगा। उसके बाद पर एकांश कहता है, इसका मतलब तेरे पास कुछ प्रूफ है। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुमने अक्षता को इनोसेंट क्यों नहीं साबित किया अब तक। उसकी बात पर राघव उसके पास आता है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर कहता है, वही तो करने वाला था, पर तुम आगे। फिर अपनी गर्दन तेरी कर पर अक्षता की तरफ देखा है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अक्षता पर कोई भी एलिवेशन नहीं रहने देता अगर तुम नहीं आते तो। फिर थोड़ा पीछे हटकर अपने दोनों हाथों को पंट के पॉकेट में डालकर स्टाइल से खड़ा जाता है और उसी तरह मुस्कुराते हुए कहता है, वेल, मैं अक्षता सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे इनोसेंट साबित कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अक्षता तभी तो तेरी ही हो जाएगी।
उसकी बात पर एकांश या अभिनव कुछ कह पाते उससे पहले ही अक्षता कहती है, देखो राघव, तुम्हें जो चाहिए बताओ, शिवाय मेरे मुझे यकीन है कि एकांश शिवाय मेरे तुम्हें हर वह चीज दे देंगे जो तुम चाहोगे। अक्षता के बात पर राघव की स्माइल और गहरी हो जाती है और वह एकांश की तरफ देखते हुए कहता है, क्या जो अक्षता कह रही है वह तो मुझे दे पाएगा। एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के राघव को देख रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर राघव चाहता क्या है। एक बार के लिए उसके दिमाग में यह आया कि राघव उसे उसकी अंडरवर्ल्ड की पोजीशन मांगेगा, फिर दूसरे ही पहले उसके दिमाग में यह आया कि शायद वह उस प्रॉपर्टी का एक अच्छा खासा हिस्सा मांगे या फिर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही मांगे। पर तभी उसे ये भी ख्याल आया कि राघव के पास तुम पैसों की कमी है नहीं और ना ही ताकत की। जितना पावरफुल वह खुद है लगभग उतना ही पावरफुल राघव भी है। तो फिर ऐसा क्या है जो राघव उससे मांग सकता है? उसके दिलो दिमाग में यही चल रहा था। यही सवाल अभिनव और देव के जहन में भी चल रहा था। तभी उन सब की सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए राघव कहता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। फिर वह एक नजर सबको देखा है और लास्ट में एकांश के आंखों में अपने आंख डालकर कहता है, मैं अक्षता को इनोसेंट प्रूव कर दूंगा, लेकिन तुझे उसे दिन का सच खुद ढूंढना होगा जिस दिन मैं तुझ पर गोली चलाई थी, या फिर यह कहूँ कि तुझे लगा था कि मैं तुम पर गोली चलाई है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो तू उसे पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए कह रहा हूँ। तू खुद उसे दिन के तह तक जा। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, और अगर तुझे ये लगे कि मैं गुनहगार हूँ तो तू जो भी सजा देगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन अगर मैं इनोसेंट प्रूफ हो गया तो तुझे एक और वादा मुझे करना होगा कि उसके बाद में जो भी तुझे मांगूंगा तुझे वह देना होगा। उसकी बात सुनने के बाद अभिनव को रहा नहीं गया, इसलिए वह बीच में ही कहता है, और वह क्या चीज है जो तुम एकांश मांगोगे? उसके बाद पर राघव अपने होठों को तेरा कर कर मुस्कुराता है और अभिनव की तरफ देखकर कहता है, ये तो मैं उसी टाइम बताऊंगा। वह क्या है ना, अगर अभी बता दिया तो कहीं मैं इनोसेंट होने के बावजूद भी क्रिमिनल ना कहना, जैसे अभी अक्षता कहा रही है। वही एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के सारी बातें सुन रहा था और राघव की बात सुनकर वह अपने मन में ही कहता है, इसने एक शर्त बताई नहीं कि दूसरी शर्त पर पहुंच गया, अब वह उस शर्त में क्या मांगेगा मुझे। वही राघव एकांश को ऐसे सोचते देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में ही कहता है, ज्यादा मत सोचो एकांश, जो मैं तुझे मरने वाला हूं ना वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती की चीज होगी। अक्षता के बाद अगर तुम अपनी जान किसी के लिए दे सकते हो तो वह वही होगी। उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। एपिसोड 45 राघव की शर्त के बेयर में अक्षता को पता है। राघव के बात सबने सुनी थी और सभी सो रहे थे कैसी क्या चीज है जो राघव एकांश मांग सकता है। लेकिन तभी सबकी सोच पर प्लीज स्टॉप लगाते हुए एकांश कहता है, ठीक है, जो भी तू कहेगा मैं तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तू गुनहगार साबित हुआ तब जो मैं तुम्हें सजा दूंगा वह भी तुम्हें भुगतना होगा, बोलो मंजूर है? उसकी बात पर राघव अपने होठों को टेढ़ा कर कर मुस्कुराता है और उसी तरह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मंजूर है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उसी दिन गलत नहीं था। फिर अक्षता की तरफ देखा है और उसी की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं भी वादा करता हूँ अक्षता की तरफ कभी भी आंख उठाकर नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ तुम अपना वादा मत भूलना, जो भी तुमसे मांगूंगा वह तुम्हें देना होगा मुझे और वो मेरा होगा। उसकी बात पर एकांश भी ना सोचे समझे हाँ कह देता है। एकांश के यहाँ रहते हैं राघव की स्माइल और बड़ी हो जाती है और इस वक्त उसकी स्माइल ऐसी थी कि मानो उसने कोई जंग जीत ली हो और वह पूरी दुनिया का राजा बन गया हो। उसकी स्माइल अभिनव को कुछ ज्यादा ही खटक रही थी, इसलिए वह अपनी ऊंची और रोकदार आवाज में कहता है, आशा करता हूँ कि तो जो भी मांगेगा वही तुझे मिले, कुछ ऐसा मत मानना जिसके बदले में मैं और एकांश तेरी जान ले ले। उसकी बात पर राघव जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, चिंता मत करो, जो भी मांगूंगा उसे मांगने से पहले मैं उसे अपना बना लूंगा और फिर तुम लोग चाहे या ना चाहे वो मेरा होगा। राघव की घुमावदार बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी और वहां मौजूद सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एकांश राघव के पास आता है और कहता है,
मैंने वादा कर दिया है, अब तुम मुझे अक्षता के इनोसेंट होने की सबूत दो। एकांश की बातें सुनकर राघव कुछ नहीं कहता है और जब अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह सबके पास आता है और एक पेन ड्राइव एकांश की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, इस पेन ड्राइव में वह है जिसकी तुझे तलाश है। इस पेन ड्राइव में किसने उस प्रोफेसर को मारा है ये भी है, और वह लड़की को किसने मारा है वो भी है। राघव की बात को बीच में काटते हुए अक्षता कहते हैं, वह लड़की ने सुसाइड किया था, मैं उसे रोकने के लिए गई थी, पर मेरे उसे तक पहुंचने से पहले ही उसने तेरे से खुद कर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद पर राघव हंसता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, बहुत लोगों को यही लगता है कि तुमने उसे प्रोफेसर को भी मारा है और तुमने ही सबूत मिटाने के लिए उसे लड़की को भी छत से धक्का दे दिया। उसकी बात पर एकांश कहता है, इस पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं ना। राघव बिना कुछ कहे बस अपने गार्डन हाँ नहीं ला देता है और फिर एकांश अक्षता के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। उसके पीछे पीछे देव और अभिनव भी चल देते हैं। तभी अक्षता रुक जाती है, जैसे एकांश को यह एहसास होता है कि अक्षता आगे नहीं बढ़ रही है। तब वह पीछे मुड़कर देखा है और उसी के साथ अभिनव और देव भी अक्षता को देखने लगते हैं। एकांश को अक्षता से का पता उससे पहले ही अक्षता एकांश का हाथ छुड़ाती है और राघव के पास आ जाती है। सभी को ये देखकर एक झटका लगता है। एक पल के लिए तो राघव भी खुश हो गया था कि अक्षता उसके पास वापस आ गई है, पर दूसरे ही पल उसे अपना किया गया वादा याद आ जाता है। वही एकांश अपनी का जाने वाली नजरों से अक्षता को घर रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अक्षता उसका हाथ छोड़कर राघव के पास गई है, और उसे यह समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण वह उसका हाथ छोड़कर राघव के पास गई है। क्या कुछ घंटे में ही राघव ने अक्षता को कुछ हिस्सा दे दिया जो वह इतने महीने में नहीं दे पाया। वही अभिनव के दिलो दिमाग में भी यही चल रहा था। वही देव ये सब अपनी आंखें बड़े किए देख रहा था, उसे भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। राघव भी अक्षता के चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अक्षता करना क्या चाह रही है। तभी अक्षता अपनी बात कहती है, राघव इस बार तो तुमने मुझे किडनैप करके ले आए हो, मैं चाहती हूँ कि अगली बार मैं जब यहाँ आऊँ तो तुम्हारी शादी में आऊँ और तुम्हारी बारात में डांस करो। उसकी बात सुनकर सभी अपने मुंह खोल उसे देखने लगते हैं। तभी अक्षता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, और एक अच्छी सी लड़की ले आना और उसे दुनिया की हर खुशी देना जो तुम मुझे देना चाहते थे, वह हर चीज उसे देना। फिर कुछ देर रुककर राघव का चेहरा देखती है, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैंने कुछ सोचा है राघव, अगर तुम वैसे ही रहते हो जैसे मैं सोच रही हूँ तो मैं उसे चीज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचूंगी। और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि तुम्हारी शर्त क्या है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम सही रहते हो, लेकिन याद रखना अगर तुम गलत हुई या फिर वो गलत हुआ या हुई तो तुम्हारा सपना सब ना ही रह जाएगा, क्योंकि कोई भी शर्त जिंदगी से बड़ी नहीं होती। वही राघव चुपचाप अक्षता की सारी बातें सुन रहा था और साथ ही एकांश, अभिनव और देव भी सुन रहे थे। इतना कहकर अक्षता वापस एकांश के पास आ जाती है और एकांश का हाथ पकड़कर बाहर चलने लगती है। एकांश भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह अक्षता के साथ चलता है। बाहर आने के बाद एकांश अक्षता से कुछ कहता उससे पहले ही अक्षता चॉपर को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और एक साइड में एकांश का हाथ को दोनों हाथ से पकड़कर कूदने लगती है और बड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, वाह ये चॉपर हमारा है। एकांश अक्षता का एक्साइटमेंट और खुशी देखकर खुद भी खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही हाल अभिनव का भी था, अक्षता के चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल देखकर उसे भी अच्छा लगता है। और फिर सभी उसे हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और देखते ही देखते वह हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाई को छूने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जब ओमकार को इसी चीज के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अश्वी ने ओमकार और खुशबू को सारी चीज बता दी थी, लेकिन उसने बाकी के घर वाले को कुछ भी नहीं बताया था। और इस वक्त अश्वी, खुशबू, ओमकार, राशि और अभय एक साथ स्टडी रूम में बैठे हुए थे।
अभय को भी यह सारी बातें जानकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। गुस्सा तो वहां मौजूद सभी को आ रहा था, पर ओमकार और अभय का गुस्सा कुछ ज्यादा ही था। उन दोनों ने ही अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पर उनका गुस्सा उनके कंट्रोल में हो ही नहीं रहा था और रह रहकर फूट रहा था, जिससे वह दोनों ही अपने पांच दीवार पर मार देते थे। और उन दोनों को ही उनकी उनकी वालियों ने संभाल रखा था। तभी अभय गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं इस राघव को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई अक्षता भाभी को किडनैप करने की। ओमकार भी अभय का साथ देते हुए कहता है, सही कहा अभय भाई आपने, उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और अब वक्त आ गया है कि उसे उसकी औकात दिखाई जाए। तभी राशि कहती है, आप दोनों इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। एकांश भाई गए हैं ना अक्षता भाभी को लेने, और उनके साथ तो अभिनव भाई भी गए हैं। वो दोनों ही अच्छी तरह अक्षिता भाभी को कुछ नहीं होने देंगे और दोनों ही उन्हें सही सलामत यहाँ वापस लेकर आ जाएंगे। उसकी बात को अभय काटते हुए कहता है, ये बात मुझे भी पता है कि एकांश भाभी को कुछ नहीं होने देगा, पर उसने उसे इंसान की बीवी को किडनैप किया है, जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपते हैं। उसके बाद पर खुशबू कहती है, एकांश जीजू बहुत मिस्टीरियस है, ये तो मुझे पता था, पर एकांश जीजू से लोग डरते हैं इतना। उसकी बात को बीच में काटते हुए ओंकार कहता है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर खुशबू अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और ओमकार को घूरते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे, मुझे कोई बात जानने की जरूरत नहीं है। एक तो यह मेरी बेस्ट फ्रेंड का ससुराल है और दूसरा ये कि तुम मुझे डेट कर रहे हो, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यह मेरा भी ससुराल हो जाएगा और मुझे अपने पति और अपने ससुराल के बारे में सब कुछ जानना है। उसकी बात पर एक तरफ ओमकार अपने होठों पर तेरा कर कर मुस्कुराता है, तो वहीं दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे यार आज तक तो मुझे भी नहीं पता चला इन लोगों के बारे में, तो आपको कैसे पता चल जाएगा। फिर गहरी सांस लेकर अपनी बात को कंटिन्यू करती है, मेरे सारे भाई और पापा, इन लोगों का कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये सारे के सारे ही मिस्टीरियस है। वहीं उन सब की बात सुन रही अश्वी जो कोने में चुपचाप बैठी थी, वह अपने मन में ही कहती है, वह क्या बात है अश्वी, तू तो वह राज जानती है इनका जो उनके घर वालों को भी नहीं पता। ये सभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और इनका भाई कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का किंग है। तभी उसके दिमाग में कुछ खटकता है और वह अपने सोच में ही कहती है, एक मिनट, अभिनव जी भी तो एकदम उसी तरह के हैं, कहीं अभिनव जी भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन तो नहीं रखते क्या। सच में वह भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं? अगर ऐसा है तो कल को कोई मेरा भी किडनैप कर ले जाएगा, जिस तरह आज अक्षता दीदी को किडनैप कर लिया सिर्फ और सिर्फ एकांश जीजू के कारण, इस तरह अविनाश जी के कारण मुझे भी कोई किडनैप कर लिया तो मैं क्या करूंगी। अश्वी अपनी सोच में ही घूम थी और घबराहट के मारे अपने नाखूनों को चबा रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। वही सभी अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, तभी राशि का ध्यान अश्वी पर जाता है, जो कि अपने में ही मानगन थी। उसे देखकर राशि खुशबू के तरफ इशारा करती है, तो खुशबू का भी ध्यान अश्वी पर जाता है और वो भी सोचने लगती है कि आखिर अश्वी की ख्यालों में कोई है। वह दोनों कुछ कहने को हुई थी कि तभी गेट पर कुछ गिरने का आवाज आता है, जिससे सभी का ध्यान गेट की तरफ चला जाता है। जब बोलू देखते हैं तो गेट पर एलिना खड़ी थी और एलिना के चेहरे पर घबराहट, डर और चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। उसके चेहरे को देखकर सभी को पता चल गया कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली है। इसीलिए बिना देरी किए खुशबू खड़ी होती है और एलेना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले आती है। फिर उसे सोफे पर बैठकर खुद उसके बगल में बैठ जाती है और बहुत ही प्यार से एलिना को समझाते हुए कहती है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एकांश जीजू और अभिनव जी दोनों ही गए हैं अक्षता को लेकर आने के लिए, और आप तो जानती ही है दोनों को। एकांश जीजू को नहीं भी जानती है तो अभिनव जी को तो आप जानती ही हैं, वह अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं और उनके रहते उसे कुछ नहीं होगा। उसकी बात पर एलिना घबराई हुई आवाज में कहती है, पर तुम की पता होती ना कि वह लोग कौन होती जिसने हमारा अक्षता बेबी को किडनैप करता। अलीना की बात सुनकर इतनी सीरियस माहौल में भी सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी।
तभी अलीना को करेक्ट करते हुए ओमकार कहता है, पहले तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र हो जाए कि अक्षता भाभी को कुछ होगा, वह बिल्कुल सेफ है। फिर उनके पास आकर उनके दूसरे साइड बैठ जाता है और उनका एक हाथ पकड़ कर कहता है, और जो आपने सेंटेंस बोला है ना, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे पर तुमको पता होगा ना कि वह लोग कौन है जिसने हमारी अच्छी तरह बच्चे को किडनैप किया है। उसकी बात सुनकर अलीना मुंह बना लेती है और मुंह बनाते हुए कहती है, तुम लोग मेरा हिंदी बाद में करेक्ट करता, पहले तुम लोग ये बताता कि तुम लोग घर में किसी का भी कुछ क्यों नहीं बताया। अलीना की हिंदी सुनकर फिर से सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और फिर से खुशबू अलीना को करेक्ट करते हुए कहती है, ओहो अलीना आंटी, आपने फिर से हिंदी का सत्यानाश कर दिया है। आपकी हिंदी सन करना हिंदी को भी सुसाइड करने का मन करता होगा। फिर अलीना को करेक्ट करते हुए कहती है, आपका कहने का मतलब यह है कि तुम लोग मेरी हिंदी को बाद में करेक्ट करना, और पहले ये बताओ कि हम लोगों ने यह बात सभी घर वाले से क्यों छुपाई है, यही ना। इस बार अलीना कुछ नहीं बोलता, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह कुछ बोलेगी तो उसका हिंदी फिर से उसे फंसा देगा और सब उसका मजाक उड़ाएंगे, और अभी इस अक्षता की चिंता हो रही थी और उसे अपने सवालों के जवाब भी जाने थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।